पूरी तबाही की उल्टी गिनती अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी अभी ईरानी शासन को एक विनाशकारी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलो, नहीं तो अमेरिका ईरान का पावर ग्रिड नष्ट कर देगा। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब और यूएई आखिरकार इस लड़ाई में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध उस स्तर तक बढ़ रहा है जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की थी। खाड़ी देश ईरानी हमलों से तंग आ चुके हैं। असल में सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों ने ईरानी दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है और वे ईरानी सैन्य अताशे को भी बाहर निकाल रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान ने 2023 में चीन द्वारा कराए गए शांति समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे दोनों देशों के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस बयान के सार्वजनिक होने के बाद ऐसा लगता है कि ईरानी कर्मचारियों को देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था। अब इस फैसले का समय बहुत मायने रखता है। कल ही अरब और मुस्लिम विदेश मंत्रियों की सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बैठक हुई थी, जिसमें ईरानी हमलों के जवाब पर चर्चा हुई। अंदाजा लगाइए क्या हुआ। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री उपस्थित थे और वे पूरी चर्चा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर जुड़े रहे ताकि ईरानी पक्ष मौजूद रहे। लेकिन अंदाजा लगाइए ईरान ने इस बैठक के दौरान क्या किया। उन्होंने उसी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी जहां विदेश मंत्री एकत्रित हुए थे। यह स्पष्ट है कि यह एक संदेश देने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ईरान की योजनाएं वास्तव में सफल हुई। यहाँ तक कि तुर्की भी अब ईरान की हरकतों से परेशान हो रहा है। इसीलिए तुर्की के विदेश मंत्री ने कल ही घोषणा की कि खाड़ी देशों ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है, हमले जारी रहें तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी। अब इस चेतावनी की वजह साफ है और शायद आप में से कई ने समझ भी लिया होगा। खाड़ी देश सोच रहे हैं कि ईरान उन्हें क्यों निशाना बना रहा है, जबकि उनका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था। असल में उन्होंने हाल तक अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र की हवाई सीमा या ठिकानों का ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया था। इन सब के बावजूद इन देशों पर हमले हो रहे हैं और बहुत भारी हमले हो रहे हैं। आइए आंकड़े देखें। ईरान ने खाड़ी देशों पर इजराइल की तुलना में 400 गुना ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ही वास्तव में ईरान से लड़ रहा है। इसके बावजूद यह समझ आता अगर ईरान इन खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा होता, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि युद्ध के पहले दिन को छोड़कर ठिकाने अच्छी तरह सुरक्षित हैं। इसी कारण ठिकानों पर हमलों की ज्यादा खबरें और वीडियो नहीं मिल रहे हैं। और संयुक्त अरब अमीरात के अनुसार ईरान की 80% मिसाइलें और ड्रोन जो यूएई की सीमा को निशाना बना रहे थे, असल में नागरिक ठिकानों जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, मॉल, रिफाइनरी को निशाना बना रहे थे। ये अमेरिकी ठिकाने नहीं, नागरिक ठिकाने हैं। पिछले हफ्ते इजराइल ने ईरान के गैस क्षेत्र पर हमला किया और जवाब में ईरान ने कतर के गैस क्षेत्र पर हमला किया। कतर का उस हमले से कोई संबंध नहीं था, फिर भी उन्हें 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इनमें से कुछ भी किसी को, खासकर खाड़ी देशों को, समझ नहीं आता। अब जाहिर है ये सब तब समझ में आता है जब आप समझते हैं कि ईरान का मकसद बस ये है कि पूरा इलाका जलता रहे, और अगर उनके पास ताकत होती तो वे पूरी दुनिया को जलाने की कोशिश करते। यही वजह है कि खाड़ी देश जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ये अहम है क्योंकि अगर सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करता है तो जंग तेजी से फैल जाएगी। पिछले साल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नाटो जैसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब अगर एक देश पर हमला होता है और वो जवाबी कार्रवाई करने का फैसला करता है तो दूसरे देश को उसकी मदद के लिए आना ही होगा। सोचिए इसका क्या मतलब होगा, सुनिए। सऊदी इस युद्ध में पूरी ताकत के साथ शामिल होने का फैसला करेंगे। ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता सक्रिय कर अरब और मुस्लिम देशों को एक करेगा। हम 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं जिनका लक्ष्य ईरान को उसकी औकात दिखाना है। हम नहीं चाहते कि हम इस युद्ध में शामिल हों। हम हर हाल में राजनीतिक समाधान चाहते हैं। निश्चित रूप से सबसे अच्छा परिणाम यही होगा कि ईरान 3 मुख्य मांगों या 3 मुख्य मुद्दों को छोड़ दे, जो हैं मिलिशिया, परमाणु महत्वाकांक्षाएं और बैलिस्टिक मिसाइलें।
क्या ऐसा कोई तरीका होगा जिससे अमेरिकी और ईरानी कोई रास्ता निकाल सके जिससे ईरान की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और ये तीनों मांगे भी लागू हो जाएं बिना पूरी तरह से आत्मसमर्पण किए? वही सबसे अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि कल इजराइल में क्या हुआ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। भारी जनहानि वाली 2 घटनाएं हुई क्योंकि ईरानी मिसाइलों को इजरायली वायुरक्षा नहीं रोक पाई। अब इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, बस एक छोटी सी याद दिला दूं कि लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम मिसाइलों के टारगेट पर लगने या टारगेट को हिट करने की बात करते हैं तो YouTube हमारे वीडियो को सीमित कर देता है, क्योंकि फिर वो विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं रहता। आपका समर्थन हमारी मदद करता है। आइए इसमें गहराई से देखें। कल इजराइल के आबादी वाले इलाकों में भारी वॉरहेड्स से सीधे हमलों की खबरें आई क्योंकि एयर डिफेंस फेल हुआ। हमारे पास कुछ क्लिप्स है, देखिए। देखा आपने, ये पहला हिस्सा है। वाह, दक्षिणी इजराइल के अराड और डिमोना शहरों पर हमला हुआ। रिकॉर्डिंग के समय 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। अराड में 88 और डिमोना में 39। ये साफ तौर पर एक बड़ा हमला है। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिससे यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मिसाइलें लक्ष्य पर लगने के बाद ईरान ने तुरंत जिम्मेदारी ली और ईरानी सरकारी मीडिया ने यह भी कहा कि हमलों में से एक हमला वास्तव में नतांज में एक ईरानी परमाणु सुविधा पर हुए हमले का बदला था। सरकारी मीडिया ने बताया कि वे वास्तव में नगाफ में इजरायली परमाणु सुविधा पर प्रहार करने में सफल रहे, जो डिमोना के बहुत करीब है। अब लगता है कि उस बयान में सच्चाई थी, क्योंकि मिसाइल वाकई परमाणु सुविधा के करीब गिरी थी, फिर भी वह सुविधा से करीब 10 मील दूर थी। लगता है वे उसी को निशाना बना रहे थे, बस थोड़ा चूक गए या दूर जा गिरी। मुझे नहीं पता, जब मिसाइलें दूसरे देश से आ रही हो तो 10 मील की दूरी नजदीक मानी जाती है या दूर। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पुष्टि की कि ईरान ने उस सुविधा पर प्रहार नहीं किया। IAEA, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक परमाणु ऊर्जा संस्था है, ने पुष्टि की है कि वे इस घटना के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें परमाणु केंद्र को किसी भी तरह के नुकसान का कोई संकेत नहीं मिला है। इसके बावजूद ये हमला चिंता का कारण था, क्योंकि ये हमें 2 बातें बताता है। या तो एयर डिफेंस फेल हो गया या ईरान के पास कोई नई तकनीक है जिसे इजरायली डिफेंस नहीं रोक सकते। अब जो वीडियो सार्वजनिक है और फिर से वीडियो सिर्फ लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, तो वे निश्चित रूप से व्यापक नहीं है। लेकिन जो वीडियो हमने इजरायली नागरिकों द्वारा रिकॉर्ड किए हुए देखे, उनके आधार पर ऐसा लगता है कि इन दोनों मिसाइलों को रोकने के लिए 2 इंटरसेप्टर दागे गए थे, लेकिन धमाके से जैसा पता चलता है वे साफ तौर पर चूक गए। अब इजरायली अधिकारियों ने कहा कि वे जांच करेंगे, लेकिन देखना होगा कि वे इसे सार्वजनिक करेंगे या नहीं, क्योंकि युद्ध के दौरान देश आमतौर पर खुलकर जानकारी नहीं देते। और वैसे ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, हर देश में ऐसा होता है। ईरान में भी हमें ज्यादा कवरेज नहीं दिख रही है और UAE, कतर, सऊदी अरब में भी यही स्थिति है। अब चूंकि यह एक आबादी वाला इलाका था, हमारे पास कई क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई, तो चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास अराद से एक क्लिप है, देखिए। अगली क्लिप एक बिल्डिंग से है जो हमले की जगह के पास थी। वीडियो में उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं, देखिए। और फिर हमारे पास डिमोना में हमले का एक अलग एंगल है, देखिए। और अंत में यहाँ इराक में हुए हमले के बाद की स्थिति है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह संभवतः अब तक के मौजूदा युद्ध के सबसे विनाशकारी हमलों में से एक था। और इसके अलावा
इस वीडियो को देखकर लगता है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। चारों तरफ जितनी भी रिहायशी इमारतें हैं उन्हें देखिए। खुशकिस्मती से ऐसा लगता है कि मिसाइल वहां गिरी जहां कोई इमारत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग हताहत हुए हैं। पर अच्छी बात यह है कि मिसाइल रिहायशी इमारत से नहीं टकराई। अब आइए अपना ध्यान फिर से कूटनीतिक मोर्चे पर लगाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी अभी एक चौंकाने वाला अल्टीमेटम जारी किया है। अगर ईरान इस समय से अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी खतरे के होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा, सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरुआत करते हुए। यह निश्चित रूप से एक बड़ा अल्टीमेटम है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका जानबूझकर उनके पावर प्लांट्स पर हमला करने से बच रहा था, ताकि नागरिकों की सेवा करने वाली ऊर्जा अवसंरचना को निशाना न बने। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह रणनीति बदल सकती है। लेकिन यह बयान भी क्यों भ्रमित करने वाला है, इसका कारण यह है। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि होर्मुज जलडमरू मध्य से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे वहां से ज्यादा तेल नहीं मिलता। ये रहा वह बयान। वह पहले अमेरिका के 5 हासिल किए उद्देश्यों को बताते हैं, लेकिन नीचे देखिए जहां वह होर्मुज जलडमरू मध्य की बात करते हैं। होर्मुज की सुरक्षा और निगरानी जरूरत के हिसाब से उन देशों की जिम्मेदारी है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इसका उपयोग नहीं करता। अगर कहा गया तो अमेरिका इन देशों को होर्मुज में मदद करेगा, लेकिन ईरान का खतरा खत्म होने पर यह जरूरत नहीं रहेगी। महत्वपूर्ण यह है कि यह अन्य देशों के लिए आसान सैन्य अभियान होगा। ऊपर से देखने पर थोड़ा भ्रमित करता है। एक दिन हम कहते हैं कि हमें जलडमरू मध्य की चिंता नहीं, अगले दिन हम IRGC को अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन अगर सोचे तो यह थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि पहला बयान ऐसा नहीं था कि हम जलडमरू मध्य की परवाह नहीं करते। ये ज्यादा इस बारे में था कि यूरोपीय देशों या अन्य देशों को जलडमरू मध्य की सुरक्षा में शामिल किया जाए। अब तक हमने देखा है कि यूरोप की कूटनीतिक भाषा में बदलाव आया है। वे ईरानी हमलों की निंदा कर रहे हैं और कम से कम कूटनीतिक रूप से ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। इन सब के बावजूद अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक 48 घंटे का अल्टीमेटम सामने है और हर गुजरता मिनट हमें उस समय सीमा के और करीब ले जा रहा है। और सोचिए, क्या ईरान ने उस अल्टीमेटम का जवाब दिया है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा या ईंधन ढांचे पर हमला किया तो वे खाड़ी के सहयोगी देशों की ऊर्जा, IT और अलवणीकरण ढांचे पर पलटवार करेंगे। अब अलवणीकरण की धमकी वाकई गंभीर है। खाड़ी देशों को पीने का 50 से 90% पानी अलवणीकरण संयंत्रों से मिलता है। अगर युद्ध में उन संयंत्रों पर हमला हुआ तो दुबई या रियाद जैसे बड़े शहरों का बचना मुश्किल होगा। लोग सोचते हैं कि तेल जरूरी है, और है भी, लेकिन पानी एक बिल्कुल अलग स्तर की चीज है। पीने का पानी न हो तो शहर सचमुच मर जाते हैं। तो भले ही एक अल्टीमेटम दिया गया है, मैं यह कहने में हिचक रहा हूं कि अमेरिका वाकई में इसे पूरा करेगा। शायद हमारे नजरिए से यह ज्यादा एक कूटनीतिक चाल हो सकती है। शायद हम खार्ग द्वीप पर कब्जा कर ले, जिससे बिना किसी दीर्घकालिक नुकसान के उनके तेल बुनियादी ढांचे पर हमला करने जैसा ही लक्ष्य हासिल हो जाएगा। क्योंकि इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, मान लीजिए शासन गिर जाता है, लेकिन अगर युद्ध में नागरिक बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाए तो नए शासन के लिए युद्ध से उबरना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय इसके कि अगर सब कुछ सलामत रहे। तो ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि अमेरिकी सैन्य योजनाकार जरूर सोच रहे होंगे। तो फिलहाल हमें बस इंतजार करना है और देखना है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि सब कुछ कैसे आगे बढ़ता है।